सुबह फायदा ने छोड़ दी है क्लास, मुस्तकिल छोड़ दी है, वैसे आर्जी तौर पर गैर हाजिर है। फायजा पिछले 2 क्लासों में भी नहीं आई। फायदा पूछना उससे है। और कुछ तकसीम किए हमने नोट्स वॉलंटियर्स में। अच्छा, मैंने उस दिन करवाया था सर, मैं कहा था बैठ जाओ और लोड करके आना। हाँ हाँ, फिर अब पता लग गया। अच्छा, कितने आ गए हैं वापस इनसे? आज मुकम्मल कर लो इसको, देर हो रही है अब, क्योंकि एक मुतालबा आया हुआ है शोरकोट से राना आसिफ कंवर साहब कहते हैं कि हम भी तालिब इल्म हैं, हमारा भी ख्याल रखा जाए, हमें भी दिए जाएं जो छपा रहे हैं। सबको मिलेंगे, सब दुनिया को इंशाल्लाह मिलेंगे, मगर उसमें थोड़ी सी ताख़ीर हो गई है, क्योंकि पहले जो तैयार किए थे वो थोड़ी गरज के लिए थे, कार्ड्स हों, रोज़मर्रा की चंद बीमारियाँ हों। कि मुझे ख्याल है कि अक्सर अगर डॉक्टरों से बेनियाज करने की कोशिश करनी है तो ज़्यादा वसीम बनाना पड़ेगा। मटीरियल मेडिका तो खैर है ही, मगर वो प्रेस्क्राइबर जिसको हम कहते हैं, फैमिली डॉक्टर, तो वो जब दोबारा रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसमें हमारे वॉलंटियर्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और वक्त लगेगा कुछ। क्यों जी, अंदाज़ा क्या है बशार साहब? आपके वाले नोट्स आपने ज़ाया तो नहीं कर दिए? पहले लिखवाए थे मैंने। नहीं जी, पढ़े हुए हैं ना, उनके साथ इनको मिलाना है जी। जब ये, अब आप वक्त लेना शुरू कर दें मुझसे बकायदा। ठीक, मगर अभी नहीं, वो तो सब आएंगे तो फिर होगा। ये मुश्किल है कि हम साथ काम शुरू नहीं कर सकते जो वो इकट्ठे हो जाए, जब तक मुकम्मल ना हो जाए उस वक्त तक हम काम नहीं कर सकते। क्या वजह, क्यों नहीं कर सकते? उसको हर एक हेडिंग में फिर देना पड़ेगा। हमने दवाएं बांटी हैं ना सबको, दवाओं के उन्वान से नोट्स बांटे हैं। अगर हम आधे रास्ते में काम शुरू कर दें तो बाद में जो दवाएं तकसीम होंगी, बाज़ बीमारियों का उनसे भी ताल्लुक़ होगा, और फिर बीच में दाखिल करनी पड़ेंगी। इसलिए सब्र के साथ हमें ज़रूर इंतज़ार करना होगा जब तक कम से कम जो अहम दवाएं हैं उनकी फहरिस्त मुकम्मल ना हो जाए, उस वक्त तक ये मददगार प्रेस्क्राइबर नहीं लिख सकते। ठीक है। बाज़ डॉक्टर्स लिखते रहते हैं बाज़ और निकात जो अपने तजर्बे में आने शुरू हो गए हैं, वो भी अब जल्दी भेजें जिन्होंने भेजने हैं, ताकि जो भी हम किताब मददगार के तौर पर शाया करना चाहते हैं उसमें उनके भी तजर्बे आ जाएं। ये लफ्ज़ नहीं पढ़ा जा रहा है, क्या है? बाद में साफ करवाना फिर। अच्छा बताएं, अब हमने वो सबाइना ख़त्म कर ली थी ना? और क्या किया था? और कैलकेरिया फॉर आर्ट्स भी किया था, कर लिया था ख़त्म। और क्या किया था? रूमेक्स नहीं, और ब्रायोनिया पहले से की हुई है, हैं? सलीम ने मुझे दोबारा क्यों पकड़ा दी है? हैं?
इतना मोटा, इसको निशान तो मैंने चंद दिन में लगाए हैं। उन्हीं का जिक्र इतना आया है, हो चुकी है। अखबार में भी आई है। अच्छा, जी आई है। ये हमारा सलीम अखबार नहीं ना पढ़ता, मुश्किल ये है। मुझे याद था इतना जिक्र इसका हो चुका है, मैंने कहा या तो फिर कसरत जिक्र की वजह से दिमाग में है। हो चुकी है। कुछ इसमें नोट्स का इजाफा किया था मगर मेरा ख्याल जरूरत नहीं उसकी। बर्बरिश हो चुकी है, सेबाडिला और र्यूमेक्स ये नहीं हुई। फिर आज इससे शुरू करते हैं सेबाडिला र्यूमेक्स है। सेबाडिला की दवा अमूमन छींकों के लिए बहुत मशहूर है और डॉक्टर अमूमन तो 6 में या लो पोटेंसी में तजवीज़ करते हैं, मगर मैंने देखा है कि उसमें बाज़ दफ़ा एग्रेवेशन हो जाती है, इसलिए 30th ज़्यादा मुफीद है। सेबाडिला का मरीज़ सर्दी बहुत महसूस करता है और कांपने लग जाता है मामूली सर्दी से भी, और हर चीज़ ठंडी उसके लिए मुज़िर है। लेगेसिस की इलामतें इसमें पाई जाती हैं बाएं से दाएं की तरफ हरकत, और लेगेसिस का मरीज़ भी ठंडा होता है, इसलिए अगर इसको लेगेसिस के साथ गिरा दे लें, बांध लें, तो आपको याद आ जाएगा। और लेगेसिस खुद ये जो छींकों की एलर्जी होती है जिसको हे फीवर कहते हैं, उसमें चोटी की दवा है। अगर वो इसमें स्प्रिंग सीजन में ख़ास तौर पर बाहर के मौसम में, सेबाडिला भी इस मौसम की दवा है, इसलिए एक्यूट केसेस में आमतौर पर जहाँ सेबाडिला काम आएगी, जैसे एलियम सीपा आखिर पे फॉल की यानी ख़ज़ां की दवा है, उसका सेबाडिला बाहर की है। सेबाडिला का क्रॉनिक लेगेसिस है और एलियम सीपा का क्रॉनिक क्या है, एल्यूमिना, आपको बताया था मैंने, एल्यूमिना, समझे हैं? तो इस तरह दवाइयों को आपस में जोड़ लें और मौसमों से भी बांध दिया जाए अगर बनती हों तो उससे आसानी हो जाती है, सहूलत, कम्बिनेशंस बन जाते हैं, कम्बिनेशन नहीं ब्रैकेट्स में आ जाती हैं एक में। सेबाडिला भी छींकों की दवा है, एलियम सीपा भी है, और ये जब क्रॉनिक हो जाएं और एलर्जीज बन जाएं तो उनके क्रॉनिक असर को दूर करने के लिए फिर सेबाडिला का क्रॉनिक, तो डॉक्टर साहब, और एलियम सीपा का क्रॉनिक, ठीक है। लेकिन क्रॉनिक में याद रखें कि आमतौर पर जब एक्यूट अटैक हो तो उसे छोटी दवा से क्योर करने की कोशिश की, शफा देने की कोशिश की जाती है, ठीक करने की कोशिश की जाती है, वो जो वक्ती दवा है और निस्बतन छोटे असर की है। जब वो ठीक हो जाए फिर वक्त है कि उसका इलाज क्रॉनिक से शुरू किया जाए, और ये बहुत मुफीद और बेज़रर तरीक़ा है। अगर एक्यूट डिजीज़ हो तो उसको बाज़ दफ़ा क्रॉनिक दवा जो है वो उसी संभाल नहीं सकती पूरी तरह, बाज़ दफ़ा मज़ीद कम्प्लिकेशन पैदा हो जाती हैं। इसलिए जब सेबाडिला का वक्त हो, सेबाडिला का मौसम हो, सेबाडिला की इलामतें हों, तो सेबाडिला ही दें। जब मरीज़ ठीक हो जाए तो फिर इंतज़ार न करें कि दोबारा हमला हो तो फिर उसको लेगेसिस दें। फिर लेगेसिस 1000 में एक खुराक 10-15 दिन के वक्फे से 2-3 दफ़ा दी जाए तो वो क्यूरेटिव है। लेकिन अगर ये सेबाडिला फेल कर जाए या और वक्ती दवाएं काम न करें तो फिर भी लेगेसिस इस्तेमाल हो सकती है, और बाज़ दफ़ा तो बाज़ मरीज़ों में तो बिल्कुल लगता है कि जैसे जादू का सा असर हुआ, एक खुराक दी है उसके बाद
बंद हो गई छींकें। छींकों की बीमारियां मुख्तलिफ शक्लें ढालती रहती हैं, मुश्किल है इलाज, लेकिन जो भी इलाज हैं उनमें ये अच्छे इलाज हैं जो अक्सर मायूस नहीं करते। अब सैबडिला में खुद भी बास पहलुओं से क्रोनिसिटी पाई जाती है, यानी लंबा मर्ज हो जाना, जो मुज़मिन मर्ज कहलाता है। अगर नज़ला पुराना हो जाए और नाक की नालियों में वो नज़ला बैठ ही रहे, तो उस पुराने नज़ले का इलाज लेकिसिस नहीं है, वो सैबडिला देना होगा। इसमें फ़र्क है कि सैबडिला जो ख़ास छींकों से ताल्लुक़ रखता है उसमें नज़ला नहीं हुआ करता, उसके ताल्लुक़ में मैंने लेकिसिस आपको समझाया था। इसलिए फ़र्क करें, एक है बाकायदा नज़ला, एक है हे फीवर, एलर्जीज़। वो वक्ती तौर पर दौरे होते हैं छींकों के, बड़े सख्त कसरत से छींकें आ रही हैं, और जब वो दौरा ख़त्म हो जाएगा तो नज़ला नहीं रहेगा। लेकिन बाज़ हैं नज़ले जो बाकायदा लंबा अरसा तक बलगम बनाते और काफ़ी मुसीबतें डालते, वो नज़ले जो हैं उनमें अगर सैबडिला शुरू में सैबडिला की इलामत हो तो वो मुस्तकिल उस किस्म का नज़ला ठहर जाए तो सैबडिला इलाज है। इसकी ख़ास इलामत ये होती है कि इसको फूलों की खुशबू से बहुत छींकें आती हैं सैबडिला को, और वक्त भी वही है बहार का जबकि फूल खिल रहे हैं। इसके एक और इलामत जिससे बाज़ दफ़ा मैंने इसका इलाज किया, सिर्फ नज़ले की वजह से नहीं बल्कि बाज़ और बीमारियों का इलाज हुआ इसकी एक ख़ास इलामत की वजह से। बाज़ दफ़ा लोगों को ये ख्याल होता है कि मेरा एक कल्ला बड़ा हो गया है, कान बड़ा हो गया है, नाक बड़ा हो गया है, कोई उज़्व साइज से ज़्यादा फूला हुआ है, और ये कोई गैर मामूली ना कोई ऐसी बात नहीं जो शाज़ के तौर पर हो। कई दफ़ा मेरे सामने ऐसे मरीज़ आए हैं, वो कहते हैं कि जी हमारा चेहरा सूजा हुआ है या एक तरफ सूजी हुई है और देखने में नहीं होती। ये सैबडिला की ख़ास इलामत है। कोई उज़्व मरीज़ को महसूस हो रहा है कि वो बड़ा हो गया, सूज गया है, और देखने में नज़र ना आता हो। ये इस इलामत पर जो भी उसकी दूसरी तकलीफ़ें थीं वो भी साथ ही ठीक हो जाती थीं। एक ख़ास तौर पर मुझे केस याद है, एक औरत का था जिसको हॉस्पिटल में बिल्कुल उन्होंने लाइलाज करार दे दिया था, और उसकी ये इलामत बड़ी नुमायाँ थी। कहती थी कि मेरा एक हिस्सा जिस्म कल्ले का जो है ना एक तरफ ये सूजा हुआ है, तो वो कुछ भी नहीं था, ठीक ठाक थी। उसको सैबडिला दी तो अल्लाह के फजल से सब इलामतें ठीक हो गई। तो बात जो रेयर चीज़ें हैं ना, जो गैर मामूली बातें कोई दिमाग में कोई ख्याल बैठ जाते हैं, उनसे दवा तलाश करने में बहुत मदद मिलती है। इसमें सिर्फ सूजने का नहीं, बात चीज़ों को मतलब मसलन कहते हैं कि लिम्स क्रुकेड हो गई हैं, मुड़ गई हैं मेरी वो पसलियाँ, और लिम्स टांगें टेढ़ी हुई हैं, और ये वहम ऐसा पक्का हो जाता है कि वो फिर मरीज़ के दिमाग से निकाला नहीं जा सकता। तवहामात के पहलू से बाज़ दवाएं बहुत अहमियत रखती हैं, क्योंकि अगर तब वो ख़ास किस्म का वहम मौजूद हो तो अक्सर वो दवाएं दूसरी बीमारियों को भी ठीक कर लेती हैं। अजीब व गरीब वहम होते हैं। एक थूजा का वहम है। क्या है थूजा का वहम? हाँ बताओ। मरीज समझता है कि वो शीशे का बना हाँ। हुआ है, टूट जाएगी। शीशे से मुराद उसके ये नहीं कि वाक़ियतन शीशे का, वो समझता है ब्रिटल शीशे की तरह हूँ मैं, हाँ, और मैं झुंझुना के टूट जाऊंगा,
ये उसको दिमाग में होता है। और एक ऐसा मरीज था जो फिरा करता था आहिस्ता आहिस्ता कि कहीं ठोकर न लगे, किसी को करीब आए तो हाँ हाँ देखना ज़रा मैं कहीं टूट ना जाऊं। तो किसी ने कहा कि इसको साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाओ, वह भी ठीक करेगा, ये बाकी बातें कोई नहीं काम करेंगी। तो साइकोलॉजिस्ट के पास ले गए। तो साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि इसका एक ही इलाज है कि मैं इसको थप्पड़ मारूंगा ज़ोर से, तो जब नहीं टूटेगा तो फिर ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर करके देख लो। तो जब वो बता रहा था तो अचानक साइकोलॉजिस्ट ने ज़ोर से थप्पड़ मारा उसको, तो झुन 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 करके वहीं मर गया। इतना दिमाग पे शॉक पहुंचा, आवाज़ भी वो निकाली जैसा टूट रहा हो, वाक़ईतन मर गया। ये लतीफ़ा है, बज़ाहिर तो लतीफ़ा ही लगता है, लेकिन लिखा हुआ ऐसा जैसा वाक़या हुआ हो वाक़ईतन। अल्लाह बेहतर जानते हुआ था कि नहीं। मगर मैंने इसलिए बताया है कि मरीज़ का जो वहम है उसको ज़बरदस्ती दूर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यहाँ जो ज़ालिम मौलवियों ने कई दफ़ा लड़कियाँ मार दी हैं जिन निकालने के लिए, कई कैद में भी हैं, कईयों के वो मुकदमे हैं। वो कई तो नहीं, एक आदमी तो मुझे पता है कैद में है, और एक दो और भी मुकदमों में जिक्र मिलता है उनका। उनका भी यही हिसाब था, वो कहते थे कि जिन का इनको मार कूट के हम जिन निकालेंगे। दिमाग में बाज़ तो सचमुच मौलवी ये समझते हैं कि बाज़ आयतें पढ़ी जाएं तो उनसे जिन निकल जाते हैं, और अगर ना निकले तो फिर डंडा उठा लो, मार मार के निकाल दो। तो बाज़ मासूम बच्चियों को इसी तरह उन्हें मार मार के मार दिया। तो नफ्सियात का इलाज नफ्सियाती होना चाहिए, जिस्मानी इलाज नहीं हो सकता। और जो दवाओं में नफ्सियाती इलाज लिखे हुए हैं वो दवाएं अल्लाह के फल से क्योर कर देती हैं। सिर्फ सूजने का एहसास नहीं, बाज़ दफ़ा सूखने का भी एहसास हो जाता है इनको। सबडिला में बाज़ अज़ाब बड़े फूले हुए हैं तो बाज़ कहते हैं सूख रहे हैं, टेढ़े हो रहे हैं। ये हर किस्म के तवाहमात, लेकिन बाज़ अज़ा के मुतलिक होते हैं, सिर्फ सारे जिस्म के मुतलिक नहीं। जो फिक्स्ड आइडियाज़ होते हैं बाज़ इसी किस्म के, ये मुख्तलिफ दवाओं में नुमायाँ होते हैं। आयोडीन में भी, जो आयोडीन का मरीज़ हो जिसके ये ग्लैंड्स काम न करें, थायराइड ग्लैंड्स ठीक तरह काम न करें, उन मरीज़ों में भी फिक्स्ड आइडियाज़ पाए जाते हैं। इसलिए अगर थायराइड की बीमारी हो और आयोडीन की इलामत हो तो फिक्स्ड आइडियाज़ मौजूद होंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। अगर पता न लगे कि किस बीमारी की इलामत है तो फिक्स्ड आइडिया से आयोडीन पहचानी जानी चाहिए। फिर थायराइड के कम्बिनेशन में फिक्स्ड आइडियाज़ हों तो आयोडीन ज़रूर देनी चाहिए, होम्योपैथिक में, एलोपैथिक नहीं। और एनाकार्डियम भी फिक्स्ड आइडियाज़, यानी बाज़ बातों के मुतालिक पुख्ता वहम हुआ है और वो हटता ही नहीं दिल से, उनमें एनाकार्डियम भी एक मशहूर काफ़ी मौसर दवा है। ऐसे मरीज़ को अमूमन, एनाकार्डियम के मरीज़ को मजहबी आइडियाज़ होते हैं कि शैतान बैठ गया मेरे ऊपर आके, वो मुझसे बातें करता है। बाज़ों पे फरिश्ते चढ़ जाते हैं, बाज़ों पे शैतान चढ़ जाते हैं। वो एक दफ़ा अरबा में हुआ करता था बशीर मोटा, आदमी बशीर तक मुलाजिम, बड़ा अच्छा आदमी, बहुत शरीफ नेक इंसान। उसको ये फिक्स्ड आइडिया था कि रात को कोई आके मेरी जायदाद का अंगूठा लगवा देता है कागज़ के ऊपर, और इतना उसका पक्का था फिक्स्ड आइडिया कि किसी तरह नहीं हटता था। हर दूसरे तीसरे में वक्फ जदीद में पहुंच जाता था दरवाज़ा खटका के कि रात फिर वही वाक़या हो गया। कहते आए सन 2-3 बंदे और मेरा अंगूठा फड़िया और लगवान लगे अंगूठा में, बड़ी मुसीबत में छुट
कि मैंने तो रात नींद भी नहीं होना दी, मतलब है पंजाबी में ये बातें कर रहा था और हर एक के पास पहुंचती यही बात। मैं बहुत तंग आया उससे। तो एक दफ़ा मैंने उसको कहा, अपने वक्फ जदीद के अमले को समझा दिया। मैंने इलाज वो ज़बरदस्ती नहीं किया, ज़बरदस्ती के सिर्फ धमकी दी थी। उनको मैंने कहा कि कसाब को बुलाओ, साथ बाहर दुकान है, इसका एक ही इलाज है कि दोनों अंगूठे कटवा दिए जाएं ताकि ना रहें अंगूठे, ना जायदाद जाए हाथ से। तो उस पर वो बड़ा सख्त घबराया कि मुझे बाहर जान दो, मुझे घबराहट हो रही है, कि मुझे बड़ी सख्त घबराहट हो रही है, मुझे निकलने दो इस वक्त। तो मैंने कहा नहीं, तो मुस्तकिल घबराहट का इलाज है, एक वक्त ही बर्दाश्त कर लो, जाओ जी बुला के लाओ इसे। तो ऐसा भागा कि उसके बाद में फिर मुझे उसने कभी भी ये शिकायत नहीं की। तो नफ्सियाती मरीज को धमकाया तो डराया तो जा सकता है किसी हद तक, लेकिन ज़बरदस्ती अंगूठे तो नहीं ना काटने चाहिए इसे। ये मतलब है मेरा कि ज़बरदस्ती ना करें उस तरह, लेकिन नफ्सियाती मरीज का नफ्सियाती धमकियों से इलाज हो सकता है। मैंने आपको नींद का भी सुनाया था ना एक वाक़या, एक आदमी जिसको नींद ही नहीं आती थी किसी दवाई से, बेशुमार ड्रग्स गोलियां खा रहे हैं और नींद नहीं आ रही। तो उनको मैं प्लासेबो ले गया और उनसे कहा कि मैं दवाई देने लगा हूँ, लेकिन अगर आधे घंटे के अंदर अंदर सो गए आप तो आप जिम्मेदार हैं, मेरा कोई जिम्मा नहीं। उनकी बेगम को भी मैंने जिम्मेदार करार दे दिया, सबको समझा दिया, अब लोग गवाह ठहर जाएं। अब अगर आधे घंटे के अंदर नींद आ गई इनको, उससे कुछ हो गया तो ये जिम्मेदार हैं। अब ये खौफ चढ़ गया कि मैं सो ना जाऊं। पहले ये खौफ था कि मुझे नींद नहीं आएगी, और घर में पहुंचा हूं, कोई 10 मिनट के अंदर अंदर कॉल आ गई फोन की कि बड़ी सख्त नींद आ गई है, आंखें सुर्ख हो गई है और पानी की छींटें दे रहे हैं और बताएं क्या कर रहे हैं। मैंने कहा उनको कोशिश करें जहां तक है। फिर 10 मिनट के बाद फोन आ गया कि वो कहते हैं मुझसे कोशिश नहीं हो सकती, मैं क्या करूं, तो कोई दवाई का एंटीडोट दे दो। तो मैंने कहा नहीं, फिर मैं संभाल लूंगा, जो कुछ भी होता है, सो जाए बेशक। रात शाम तक मगरिब के वक्त तक सोए रहे और कोई दवाई नहीं थी, सिर्फ वो मीठी गोलियां थी। तो दरअसल वो प्लासेबो कहते हैं इसको, नफ्सियात का इलाज। नफ्सियात के जरिए एक खौफ को उल्टा दें आप तो वो दूसरी तरफ से काम शुरू कर देता है। तो इसके लिए कोई तरकीब ढूंढनी पड़ती है, लेकिन दूसरा जो जरिया मुक्के मारना वो ठीक नहीं। हे फीवर्स में खुजली भी होती है आमतौर पर, क्यों डॉक्टर साहब? हो सकती है हुजूर, अगर किसी एलर्जी बाहर एलर्जी से हो, लेकिन ज़्यादातर तो वो छींकों और इस किस्म के ऊपर। एक तो छींकें खुद इलामत हैं खुजली की, जी, क्योंकि आमतौर पर जैसे कि मैंने बताया था ना कि पेट में कीड़े हों तो अक्सर उनको नाक के ऊपर खुजली यहाँ होती है या अंदर होती है। अंदर हो तो छींकें आती हैं, ठीक बाहर हो तो खुजली सिर्फ महसूस होती है, तो होती खुजली ही है। है। सेबाडेला की खुजली जो पहचानी जाती है ख़ास तौर पर, वो तालू में होती है, मुंह के अंदर ऊपर का हिस्सा तालू कहलाता है ना, जी हुजूर। वहाँ खुजली होती है। और उसमें विदिया इसकी रकीब है, WYTHIA। विदिया एक दवा है जो इस खुजली के लिए ख़ास तौर पर इसके साथ मुकाबला करती है। अगर ये खुजली जगह बदले, यानी तालू पे हो और किसी वजह से वो बधाई ठीक हो गई है, लेकिन पिछला हिस्सा ट्रेकिया वगैरह के ऊपर शदीद खुजली का हमला हो और उसकी वजह से बार बार की खांसी और बेचैनी, तो उसको नक्सवामी का ठीक कर लेता है। 3 दवाएं हैं। आमतौर पर तो खुजली भेस बदल लेती है, वो छींकें नज़र आती हैं, खुजली नज़र नहीं आती।
लेकिन खुजली होती है तो तब छींक आती है, वरना आ ही नहीं सकती। हमेशा इरिटेशन हल्की सी होती है, उसको ठीक करने के लिए वो नीचे उतर, अगर वो तालू पे चढ़ी हुई हो तो विदिया और सैबडिला, अगर वो नाक में चली जाए वापस तो जो रोज़मर्रा की दवाएं हैं छींकों वाली वो इस्तेमाल होंगी। अगर ट्रैकिया में जाके बैठ जाए और गले में पीछे तो नक्सवामिका। आर्सेनिक से भी ये मुशाबे होता है अपनी नज़लाती कैफियत में, लेकिन आर्सेनिक में बर्निंग ज़्यादा है। आर्सेनिक के जो छींकों के अलावा जो नज़लाती मादे निकलते हैं उनमें बर्निंग बहुत होती है। इसकी जो लेक्रीमेशन है वो एक्रिड है, छीलने वाली सैबडिला की। उसमें छीलने का मादा सुर्ख हो जाएंगी आंखें, वहां से जहां से पानी निकलेगा, नाक के किनारे भी सुर्ख हो जाते हैं। लेकिन अगर आंखों में सुर्खी नुमायां हो और आंखों से बहुत ज़्यादा जलाने वाला और खारिश करने वाला मादा हो, जिसमें आर्सेनिक और सैबडिला की मिली जुली इलामतें हैं, तो यूफ्रेजिया। बाद ऐसी दवाएं हैं जिनमें बीमारी के दौरान भूख बहुत बढ़ती है, और इसको भी, सैबडिला को भी, अपनी छींकों के दौरान ये इस तकलीफ के हमले में भूख बहुत बढ़ जाती है। वर्म्स की ये चोटी की दवा है, हर किस्म के वर्म्स में मुफीद है। इसलिए वो जो मैंने आपको फार्मूला बताया था बिल्कुल दुरुस्त है। नाक के बाहर या अंदर या होठों के इर्द गिर्द किनारे या तालू वगैरह पे जहाँ भी एक मुस्तकिल खुजली की इलामतें पाई जाएं, और बाद लोग उसको हे फीवर कह के, बाद कुछ और नाम रख के हर किस्म का इलाज कर बैठते हैं, मगर फ़ायदा नहीं होता। ऐसे मरीज़ के अंदर गालिब इम्कान है कि पेट में कीड़े हैं, और अंतड़ियों के एहसासात बैरूनी हिस्सों में मुंतकिल होना एक तभी बात है। इन्फ्लेमेशन मैदे की हो तो मुंह में अंदर भी इन्फ्लेमेशन के एफसी वगैरह ज़ाहिर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको ज़ायद ये बता रहा हूँ कि किताबों में नहीं मिलती बात कि पहचानना हो, अगर पेट में कीड़े साबित हों तो कीड़ों का इलाज करेंगे तो दूसरी नज़लाती इलामतें भी ठीक होंगी। अगर नज़लाती इलामतें काबू नहीं आ रही तो कीड़ों वाली दवाओं में इलामतें तलाश करें। साइना भी उनमें से, हालांकि इसको वो उस एंटी एलर्जिक दवा के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, मगर जो भी कीड़ों वाली हैं उनको आप पढ़ के देखें, वहाँ नाक और ट्रेकिया वगैरह में वही एलर्जी वाली इलामतें ज़रूर मिलेंगी। समझ गए? तो एक चीज़ दूसरे की मददगार हो जाती है इस तरह। ओवरीज में ऐसा एहसास जैसे चाकू चल रहे हों, ये इसकी ख़ास अलामत है। क्यों जी, आपको कोई और दवा याद है जो कीड़ों में सैबडिला का मुकाबला करती हो? हैं? इससे मिलती जुलती इलामतें रखती है। आपको पढ़ाई नहीं मैंने पहले, हैं? सबाइना नहीं, साइना नहीं, वो तो मैं जिक्र कर चुका हूँ। उसमें इतनी ज़्यादा नुमायां नहीं होती इलामतें, मगर मौजूद हैं यकीनन नाक वगैरह की। साइनेपिस नाइग्रा, SINAPIS नाइग्रा, ये भी सैबडिला की हमपल्ला है इस मामले में।
اور ایک میں نے دوائی بتائی تھی جو عام طور پر ملتی نہیں لیکن میرے تجربے میں ہے کہ وہ مفید ثابت ہوتی ہے کیڑوں میں صرف، وہ ہے سٹینم. یاد ہے؟ اس کے اثر سے بعض دفعہ لگتا ہے جیسے پگھل گئے ہوں کیڑے، مگر جہاں ٹن کی پوائزننگ کا پس منظر ہو وہاں یہ سوائنا مفید ہے. ان ممالک میں نہیں ملتا کہیں نہ اس کا سٹینم. مغربی کتابوں میں اس لیے بھی ذکر نہیں ملتا کہ مغربی دنیا میں ٹین کیے ہوئے یعنی کلی کیے ہوئے برتنوں کا رواج ہی کوئی نہیں ہے. کوئی رواج یہاں؟ ہاں. اور جن ملکوں میں کلی کیے ہوئے برتنوں کا رواج ہے وہاں سٹینم کی علامتیں ملتی ہیں، اور خاص طور پر انتڑیوں میں سٹینم کی علامتیں نمایاں ہو جاتی ہیں. اور اس میں یہ میں نے تجربہ کیا ہے کہ کیڑے اور انتڑیوں کی ایسی خراش پیدا کرنے والی چیزوں میں سٹینم بہت مفید ہے. وہ الگ ہے، اس کا اس وقت اس کا ذکر نہیں چل رہا. کیڑوں میں تو بہت سی دواؤں میں ہیں، کیڑے کا اور بھی بہت سی دواؤں میں ہیں. اس وقت تو میں الرجی کے تعلق میں بتا رہا ہوں، اور کیڑوں کے خصوصیت سے میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ دوائیں ملتی جلتی ہیں آپس میں، یعنی سائنیپس نائگرا، سیباڈیلا اور سٹینم بھی اس میں شامل رکھیں، کیونکہ جو میرا فارمولہ تھا کیڑوں والا اس میں نے سٹینم ڈالی ہوئی تھی اور وہ کافی افیکٹو ہوا تھا. بعض اکیلے بھی دیکھے تجربہ کر چکا ہوں. اور ایسی بات چیزیں نکلاتی ہیں جیسا کہ میں نے وہ ایلوپیشیا میں بتایا تھا آپ کو، ٹیوکریم میں ڈالتا ہوں اور غیر معمولی مفید ہے. اور کتابوں میں ٹیلوریم میں ملے گا ذکر، ٹیوکریم میں نہیں ملتا. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ رنگ ورم وغیرہ اور یہ چیزیں ٹیوکریم میں تو نہیں ملتی نا، دیکھ لیں احتیاطاً. ہیں؟ اور ٹیلوریم میں ہیں؟ پھر الٹی بات ہوگی، پھر دیکھ لیں. ایلوپیشیا میں جہاں تک مجھے یاد ہے ٹیوکریم میں نہیں ملتا، لیکن ٹیوکریم میں نے بہت مفید دیکھا ہے، اس لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے لکھا ہو کتابوں میں مجھے یاد نہ رہا ہو. چیک کر لیں، ٹیلوریم بھی چیک کر لیں. اس میں مینسز عام طور پر لیٹ ہوتے ہیں، بعض دفعہ بہت لیٹ ہوتے ہیں، لیکن جو خاص علامت ہمیشہ ملے گی وہ ہے کہ بیئرنگ ڈاؤن سینسیشن. اور بھی بہت سی دواؤں میں بتایا ہے آپ کو میں نے، کس دوا میں بتایا ہوا بیئرنگ ڈاؤن. سورائنم میں بھی ہے، فاسفورس میں بھی ہے، کلکیریا فاس میں بھی ہے، کلکیریا فاس میں بھی ہے، کلکیریا فلور میں بھی ہے. ہیں؟ سی پی ایم میں بھی؟ سی پی ایم تو ان کی فیوریٹ ہے. آپ کو کس سے یاد آئی؟ وہ رشید صاحب کی ہے. اچھا ہو گیا؟ کیوں جی؟ نہیں دیکھو کیوں جناب، کیا بات ہے؟ کاشی رام مجھے پتا نہیں، لیکن یہاں تو دیکھ لیں. اب آپ نے جان کے وہ نام لیا ہے جو یہاں ہے ہی نہیں ہمارے پاس. ہیں؟ کس میں؟ ایلوپیشیا کی میں ایلوپیشیا کی بات کر رہا ہوں. آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں؟ وہ کھجلی کے ذکر میں غالباً یا پیڑ کیڑوں میں ایلوپیشیا کے ذکر میں نہیں نا، مجھے یہی یاد ہے کہ میں نے خود ایجاد کی تھی یہ دوائی اور غلطی سے ہو گئی تھی. تو جب میں نے دیکھا تو پھر میں نے اس کو تجربہ کیا اور واقعتاً بہت مفید نکلی، لیکن مجھے یہی یاد تھا کتابوں میں نہیں ہے اس کا ذکر. یہ سٹینم میں بھی نہیں ملے گا آپ کو. ملتا ہے
वर्म्स, ट्यू क्रीम में तो वर्म्स का दिया है, क्या वर्म्स का दिया है इसने ट्यू क्रीम में। वो तो है, मैंने उसका तो इनकार ही नहीं किया। मैं एलोपेशिया रिंग वर्म के जरिए, वो बाहर के वर्म जो हैं रिंग, उनके जरिए, ये दरअसल उसका कोई वजह हुई होगी जो मुझसे गलती लगी थी। वो पेट के वर्म्स की बजाय रिंग वर्म्स में मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया, समझे हैं आप? और पेट में तो पता नहीं फायदा देती है कि नहीं, रिंग वर्म में बहुत मुफीद है ये, ठीक है। अब बाद में तलाश करें, कोई बात नहीं, कोई जरूरी तो नहीं कि अभी बदला उतारा जाए। र्यूमेक्स क्रिस्पस, इसमें खांसी के लिए मैंने बताया था आपको एक दफा पहले भी कि र्यूमेक्स बहुत अच्छी दवा है, बताया था ना चंद दिन पहले कि नहीं बताया? हाँ बताया था। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब र्यूमेक्स के मुतालिक मजीद बातें भी आपको बता दूं। कटारल टेंडेंसी इज स्ट्राइकिंग, नाक, आंख, कान, ट्रैकिया, छाती, तमाम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भर जाता है और बहुत म्यूकस होती है इसमें। बलगम गाढ़ा हो या पतला हो बहुत निकलता है, तो र्यूमेक्स उसकी इलामत है। लेकिन र्यूमेक्स में मैंने देखा है कि बिल्कुल ड्राई खांसी भी पाई जाती है, सिर्फ ये बलगमी इलामतों में जाएं, वो खांसी जो मुस्तकिल हो, ड्राई हो, तंग करने वाली हो, वो र्यूमेक्स में आती है। असल में बाज इरिटेशंस जो हैं वो ब्रेक डाउन करके तो बलगमी मिजाज में तब्दील हो जाती हैं। बाज हैं जिसमें रेजिस्ट करता है, वो बलगमी नहीं बनने देता। बालों के मिजाज बलगमी नहीं होते, यानी जो तिब का निज़ाम है उसमें इन्होंने मुख्तलिफ मिजाज बनाए हुए हैं। एक सौदावी मिजाज है, एक बलगमी मिजाज है, और कौन कौन से 4 मिजाज है ना, सफरावी मिजाज है, और हैं? अच्छा दमवी तो नहीं है? हाँ हाँ, वो मिजाज हैं अलग अलग। अब र्यूमेक्स जो है, अगर वो बलगमी मिजाज वाले मरीज को होगी तो बहुत बलगम निकलेगी, लेकिन अगर वो दूसरा मिजाज हो और र्यूमेक्स की इलामतें उसमें पाई जाती हों तो वहाँ ये जाहिर नहीं करेगी। इसलिए इस तरीके पे भी हम बाज़ दवाओं को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उनको एक और तिब के हवाले से समझने की कोशिश करें तो समझ आ जाती है, वरना तजाद दिखाई देते हैं। तो र्यूमेक्स में किताबों में तो यही अमूमन मिलता है कि बलगमी, बहुत कसरत से बलगमी खांसी और क्रॉनिक होने की टेंडेंसी उसमें हो, लेकिन खुश्क भी होती है। मेरा ख्याल है बाज़ किताबों में खुश्क भी लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, इसने केंट ने लिखा है, ऑल्सो हैज मार्क ड्राइनेस ऑफ द लैरिंग्स एंड ट्रैकिया विद हार्ड ड्राई स्पेस्मोडिक कॉफ, कि इस र्यूमेक्स के अंदर सख्त किस्म की जिस खुश्क खांसी और भौंकने की सी आवाज उससे निकले, हैकिंग कॉफ, और मुस्तकिल ठहर जाए ऐसी बीमारी, उसमें स्पेज़म भी पाया जाता हो, जब आए तो दौरे में आए, ये र्यूमेक्स की खास इलामत है। जब ये पुराना हो जाए केस तो फिर वो बलगम जरूर आता है बाद में। फिर इसकी बलगम में स्ट्रिंग्स पाई जाती हैं, धागे बने हुए, एक दूसरे के साथ जुड़कर बार धागों वाले बलगम बन जाते हैं। टिकलिंग खांसी, गले में यहाँ अंदर हर वक्त टिकलिंग टिकलिंग होती रहती है। क्लेविकल क्या होता है डॉक्टर साहब? ये जो हड्डी है यहाँ ये हंसली, जी हंसली से कहते हैं। हाँ, ये जी ये बोन, जी जी कॉलर बोन, जी जी कॉलर, क्लेविकल कॉलर बोन को कहते हैं। जी जी हाँ, कॉलर बोन के नीचे इसमें खास फीचर है कि वहाँ पेन होती है इसमें,
रूमेक्स में खांसी अगर हो पुरानी या नज़ला और कॉलर बोन के नीचे अंदर की तरफ पेन का एहसास हो तो ये इसकी खास टिपिकल इलामत है जो दूसरी दवाई में किसी में नहीं मिलती। ये भी सबडिला की तरह सर्दी को मनाता है। ठंडे मौसम में ज़्यादा ठंड लगने से ज़्यादा जल्दी तकलीफ बढ़ती है। ऐसा मरीज जिसको सर्दी लगे तो वो तकलीफ़ें बढ़े। बाज़ मरीज हमेशा चेहरा ढांक के सोते हैं लपेट के, इस वजह से ये भी रूमेक्स का मरीज भी उनमें ही है। और हाइपरसेल्फ में ये होता है कि अगर एक थोड़ा सा बाजू या हाथ निकल आए बाहर तो उसकी तकलीफ शुरू हो जाती है। हाइपरसेल्फ भी बड़ा सेंसिटिव है, लेकिन एक एक उज़्व अगर बाहर कहीं रह जाए तो सारे जिस्म को लपेटता है। ये वो हैं जो चेहरे पे ख़ास तौर पर सर्दी का बुरा असर महसूस करते हैं, रूमेक्स के मरीज यानी। छींकें भी इसमें बहुत पाई जाती हैं और इसकी छींकें अक्सर रात को ज़्यादा होती हैं, या शाम को शुरू होंगी तो रात को ज़्यादा होंगी। नींद में भी इसको तकलीफ जारी रहती है रूमेक्स को। इसका और लेगेसिस का फ़र्क क्या होगा फिर? लेगेसिस भी ठंडा है, उसमें भी इलामतें छींकें पाई जाती हैं ना। इसमें और लेगेसिस में फ़र्क यह है कि लेगेसिस अगर का मरीज़ अगर सोए ना तो जब तक वो जागा रहेगा उसको अटैक नहीं होगा। जब सोया कुछ अरसे के बाद वो हमला शुरू हो गया। और र्यूमेक्स और इस तरह की और भी बाज़ दवाएँ हैं जो लेगेसिस से मुशाबे हैं, उनका नींद से कोई ताल्लुक़ नहीं, रात के वक्त से है। शाम पड़ी और अंधेरा होना शुरू हुआ तो ये बीमारियां शुरू हो जाती हैं। रूमेक्स की खांसी 11 बजे रात शाम को या रात को, बाज़ जगह आज यूरोप में 11 बजे शाम भी हो जाती है, नॉर्वे में शाम भी होती है उस वक्त, मगर 11 बजे रात ही कहलाती है। बहरहाल 11 बजे रात को रूमेक्स की इलामतें नुमायां तौर पर बढ़ जाती हैं। और ये कौन सी दवाई थी जो बशारत साहब को याद आई थी और किसी को याद नहीं आई थी? 11 बजे वाली दवाई हैं? सीपिया? ना क्या? नहीं वो उस दवाई की दूसरी इलामत ये है कि समंदर के किनारे आराम मिलता है। आगे याद, इसको आरफा को याद आया, शाबाश। क्यों जी? आपने बताया था उस दिन, मैं वही फर्क तो बताने लगा था असल में कि ब्रोमियम ना इसमें भी है 11 बजे, ब्रोमियम में भी है, लेगेसिस में भी है 11 बजे। लेकिन 11 बजे अगर लेगेसिस का मरीज सोया हो तो होगा, वरना नहीं होगा। इसलिए रात 11 बजे से लेगेसिस का वैसे कोई ताल्लुक नहीं है। सोए हुए मरीज को अगर वो जल्दी सो जाए तो 11 बजे वो तकलीफ बढ़कर उठा देती है। और ब्रोमियम और ये रूमेक्स में सोने के साथ कोई ताल्लुक नहीं, 11 बजे तकलीफ बढ़ती है अमूमन। इसकी खांसी के साथ होर्सनेस हो जाती है, फंसी हुई सी आवाज़, बैठी हुई आवाज़ तो बिल्कुल बैठी होती है, एक बीच की हालत होती है, खिसखिसाती हुई आवाज़ होती है। ये होर्सनेस जो है रूमेक्स में और फास्फोरस में भी बहुत नुमाया है।
कॉस्टिकम में भी है, मगर फ़र्क क्या है इनमें कॉस्टिकम की होस्टनेस में और रूमेक्स और फास्फोरस की होस्टनेस में? कॉस्टिकम मैंने बताया था फालिज के नतीजे में होता है। वोकल कॉर्ड्स का फॉलिज हो, अगर वो मुकम्मल होगा तो आवाज़ बिल्कुल बैठ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अगर शुरू हो तो बाज़ दफ़ा आहिस्ता आहिस्ता, बाज़ दफ़ा तेज़ी से बढ़ता है। मैंने आपको मिसाल भी दी थी एक दफ़ा, रबा में रेलवे लाइन से गुजरते हुए, वो होटल वाला था साथ वाला, मुझे याद आ गया था बाद में। उसको पता था मैं गुजर के जाया करता हूँ इस वक्त, तो बाहर आके खड़ा था। उसने मुझे आवाज़ मतलब अपनी तरफ से दी होगी, मुझे नहीं पहुंची। आज देखा कि बस गला ख़त्म हो गया। तो उसको फिर मैंने वो दी थी कॉस्टिकम 1000 में, और 24 घंटे से भी पहले बिल्कुल ठीक ठाक हो गया था। तो अगर फालजी इलामत से गला अचानक बैठे या बैठना शुरू हो जाए और बढ़ती चली जाए तकलीफ, तो कॉस्टिकम है। फास्फोरस और र्यूमेक्स ये दोनों बलगमी असरात के नतीजे में, जब ये बलगम जम जाते हैं उसके इर्द गिर्द, जो कॉर्ड्स हैं उनके ऊपर बाद बलगम जम के खुश्क हो जाते हैं, वहीं ठहर जाते हैं, उनके नतीजे में ये फास्फोरस और ये मददगार हो सकते हैं। एक और दवा जो इसमें मुफीद है वो हेपरसल्फ है। फास्फोरस में तो इन्फ्लेमेशन नुमाया होती है उस हिस्से में, लेकिन हेपरसल्फ में ख़ास एक जगह कोई चीज़ फंसी हुई महसूस होती है और उसे निकालने की बार बार कोशिश करता है, और गला उसके नतीजे में मुतासर होकर बैठ जाता है या फंसी फंसी सी आवाज़ हो जाती है। वो केस है हेपरसल्फ का, जब फांस का एहसास नुमाया हो। एपिका को इसमें जी, एपिका की बलगम के लिए बहुत और भी दवाएं हैं। एपिकाक भी बलगम की तो बहुत दवाएं हैं कसरत से, मगर बाज़ इलामतें जो मिलती जुलती हैं, मैं उनमें बाज़ दवाओं को जिक्र कर देता हूँ, वरना तो बेशुमार दवाएं हैं जिन्हें बलगम मिलेगी। बाज़ बीमारियों में कम्बिनेशंस हैं ना, एक मर्ज़ का दूसरे मर्ज़ के साथ। مثلا नज़ला है तो रूमेटिज़म भी होगा, और अदलते बदलते भी हैं। नज़ला ठीक हुआ, रूमेटिज़म शुरू हो गया, या सर्दी का असर ही रूमेटिक असर पड़ता है, और अगर उसको वार्म करके या किसी तरह ठीक करें तो फिर नाक में जाके वो नज़ला बैठेगा। ये और किस चीज़ में, इसमें बहुत नुमाया है, म्योरेक्स में, र्यूमेक्स में। और किस चीज़ में है, पढ़ा चुका हूँ आपको मैं। प्रोटीन में तो नहीं, अभी चंद दिन में पढ़ाई थी दवाई, और मैंने कहा था कि औरतों की दोस्त है वो दवाई, औरतों की लामतों में बहुत मिलती। नहीं नहीं नहीं, कैलकेरिया फॉस। डॉक्टर साहब की बेगम जीत गई आपसे, हैं? सुन लिया आपने, या वैसे किसी हिकमत की वजह से खामोश थे? कैलकेरिया फॉस है, उसकी एक बहुत ख़ास बात मैंने बताई थी कि अगर बच्ची बड़ी हो रही हो और उस वक्त उसको मेंसेस के दिनों में सर्दी लग के मेंसेस रुक जाएं, तो सारी उम्र तकलीफ़ रहती है और शदीद दर्दों और मुसीबत में से गुजरती है। जब तक कैलकेरिया फॉस नहीं देंगे, दूसरी दवाओं से वक्ती फ़ायदा भी हो तो बीमारी नहीं हटती। अगर ये हिस्ट्री हो और कैलकेरिया फॉस दें तो बिल्कुल ठीक हो जाती है खुदा की फजल से। इसलिए इसको औरतों का दोस्त कहा जाता है कि ऐसी बीमारियां जो दूसरी से ठीक ना हो। लेकिन सिर्फ ये वजह नहीं, वैसे भी इसमें बहुत सी लामतें औरतों की मिलती हैं।
اور ایبارشن کے لیے جس میں زیادہ بلیڈنگ کی ٹینڈنسی ہے اس میں کلکیریا فاس بہت اچھی ہے. میں جو نسخہ دیتا ہوں اینٹی ایبارٹیو اس میں فیرم فاس، کلکیریا اور کالی یہ روٹین میں، اور ساتھ کولوفائلم یہ روٹین کا نسخہ ہے. ویسے اگر معین مل جائے تو اور بھی ہیں دوائیں، سبائنا بھی ہے، کلکیریا کار بھی ہے اور بہت سی دوائیں ہیں. لیکن یہ جو نسخہ ہے یہ روٹین میں دینے سے حمل کا عرصہ اچھا گزرتا ہے اور طاقت رہتی ہے، عورت کو کمپلیکیشن سے بچی رہتی ہے. تھریٹنڈ ایبارشن میں بھی جبکہ بچیاں ہاسپٹلائز ہو گئیں اس وقت ان کو میں نے یہ نسخہ دیا اور اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک ہو گئیں. تو اس لیے یہ اگر اس وقت سمجھ نہ آئے کہ کون سی دوا ہے تو یہ فارمولہ یاد رکھیں، فیرم، کلکیریا، کالی، اور یہ بار بار، اور کولوفائلم 30 یا 200 میں اس کی مددگار کے طور پہ. ایک اس کی علامت ایسی ہے جو اس کے ہم نام بالکل مشابہ نام میں سب سے نمایاں پائی جاتی ہے. ریوم میں سب سے نمایاں چیز کیا پائی جاتی ہے؟ ریوم، دست، اسہال، اور کھٹی بو والے اور کوپیس. اور روزمرہ جو معدہ بریک ڈاؤن ہو کر اسہال آتے ہیں ان میں ریوم کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. ریومیکس میں بھی اسہال پائے جاتے ہیں، اور سلفر کی طرح مارننگ ڈائریا خاص طور پر ہے. ریوم میں کوئی مارننگ ضروری نہیں ہے، ریوم میں آدھی رات کو بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی ہو. لیکن بعض دوائیں ایسی ہیں جن میں صبح کا پہلا ڈائریا، صبح اٹھتے ہی ڈائریا یا ڈائریا کے اثر سے صبح اٹھے آدمی، اس میں ریومیکس بھی شامل ہے. لیکن اگر یہ ٹینڈنسی پیدا ہو جائے تو پھر ریومیکس مستقل علاج نہیں ہے ڈائریا میں، پھر سلفر دینی پڑے گی. چوٹی کی اینٹی سورک ہے سلفر، اور ڈائریا میں اینٹی سورک کیوں استعمال ہوتی ہے؟ وجہ بتائیں. ڈائریا کے کرونک ہونے پر جو میں نے کہا سلفر دی جاتی ہے اور یہ اینٹی سورک ہے، تو اینٹی سورک دوائی کی کیوں ضرورت پڑی؟ اس لیے کہ یہ اینٹی بایوٹک بھی ہے. نہیں، کیونکہ میوکس میمبرین بھی غالباً اسکن کا ایک دیٹس اٹ. ڈاکٹر صاحب سمجھے ٹھیک. پہلے کئی دفعہ آپ کو سمجھایا ہے کہ میوکس میمبرینز جو اندرونی سطح ہیں وہ بیرونی سطحوں سے مشابہ ہیں. جسم جو ہے وہ ٹیوب ہے ایک قسم کی، ایک اندر کی طرف سطحیں بنی ہوئی ہیں، ایک باہر کی طرف. باہر کی سطح کو ہم جلد کہتے ہیں، اور موٹی ہو تو کسی کی جلد تو کھال کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تھک سکنڈ مطلب ہے. اور اندر کی سطح جو ہے وہ ہوتی ہے میوکس میمبرین. اگر جلد کی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کی بجائے دبا دیا جائے تو اندرونی سطحیں اس سے ضرور متاثر ہوتی ہیں پھر، اور بعض دفعہ ان کا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور بہت خطرناک چیز ہے یہ. بہتر ہے کہ باہر بیماری کو رکھ لیا جائے بنسبت اندر دھکیلنے کے. تو چونکہ اینٹی سورک دوا وہ ہوتی ہے جس کا جلد سے تعلق ہے، اس لیے اسہال وغیرہ میں اور اندر کی سب لائننگز میں اینٹی سورک دوائیں مستقل اثر رکھنے والی ہیں. اور اگر کوئی اور دوا جو اینٹی سورک کے طور پر مشہور نہیں بھی ہے وہ فائدہ دیتی ہے تو مستقل علاج کے لیے اینٹی سورک کی طرف جانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس میں بھی برائیونیا میں بھی اسہال ہوتے ہیں اس سے، مگر اور حرکت سے بڑھتی ہے تکلیف. لیکن اس میں اور برائیونیا میں
फ़र्क बहुत मामूली है इस लिहाज से। मैंने बताया ना, र्यूमेक्स भी जिस्मानी दर्दों की दवा भी है, नज़ले की भी दवा है, और दोनों सूरतों में हरकत से चीज़ बढ़ती है। और ब्राउनिया से इस मामले में बहुत मुशाबे है। ब्राउनिया में भी नज़ला भी और जिस्म की दर्दें भी हरकत से बढ़ती हैं। तो फ़र्क किस तरह करेंगे? कोई तरीक़ा है? ये सर्दी को बहुत सेंसिटिव है, और ब्राउनिया बाज़ वक़्त ठंडी हवा को बल्कि पसंद करता है चेहरे पर। ब्राउनिया में सर्दी से सेंसिटिविटी नहीं पाई जाती, बल्कि बाज़ वक़्त सर्दी से आराम महसूस करता है ब्राउनिया का मरीज़। लेकिन ब्राउनिया की तकलीफ़ें सर्दी लगने से ही बढ़ती हैं, हमेशा पैदा होती हैं इन्हें। मैंने आपको बताया था कि ब्राउनिया का अक्सर मौसम बहार का मौसम है, और ब्राउनिया को उस वक्त सर्दी के साथ ताल्लुक़ होता है जब लोग बेहतियाती से गर्मी समझते हैं आ गई है, और ज़्यादा सर्दी की आदत की वजह से उनको कपड़े फिर गर्म लगने लग जाते हैं, तो जल्दी कपड़े उतार देते हैं। ऐसे लोग अगर बीमार हों तो ब्राउनिया के केस में वो तकरीबन 15-20 घंटे या 24 घंटे तक सर्दी के लगने के वाक़या से लेकर बीमारी के पैदा होने तक लगते हैं। सर्दी अगर आज लगी है इस वक्त, तो बीमारी कल सुबह या कुछ उसके बाद अपना असर ज़ाहिर करेगी। उस वक्त हो सकता है उसने कपड़े पूरे पहने और कोई फौरी सर्दी ना हो। तो आमतौर पर जो बच्चे कपड़े उतार के फेंक देते हैं, उनको मैं कहता हूँ कि आपने नहीं कपड़े पहने, वो कहते नहीं सर्दी कोई नहीं लग रही। जो नहीं मानते उनको दूसरे दिन ज़रूर फिर नज़लाती कैफियत, कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। उसका इलाज ब्राउनिया है, और इसलिए बाद डॉक्टर ने सर्दियों से गर्मियों में आमद पर ब्राउनिया लिखा हुआ है। उससे धोखा लग जाता है लोगों को, वो समझते हैं ये गर्मी से तकलीफ़ बढ़ती है। हालांकि ब्राउनिया की तकलीफ़ गर्मी से नहीं बढ़ती, वो जो तवाज़ुन बिगड़ता है एहसासात का, उसके नतीजे में मरीज़ सर्दी खा जाता है जल्दी, और जब सर्दी से गर्मी के मौसम शुरू हो उस वक्त ये तवाज़ुन बिगड़े तो फिर ब्राउनिया का केस है, समझे? और सर्दी को वैसे सेंसिटिव नहीं है। अगर सेंसिटिव होता तो बच्चा कपड़े क्यों उतारता जल्दी? बस ये फ़र्क है इसमें और र्यूमेक्स में। र्यूमेक्स का मरीज़ इसी मौसम में गुजरेगा तो फिर भी अपने आप को ढांप के ही रखेगा, क्योंकि वो ठंडे मिजाज का मरीज़ है। लेकिन ब्राउनिया का मिजाज ठंडा नहीं है, बहुत गैर मामूली गर्म भी नहीं है, मगर जल्दी कपड़े उतार के हल्का होने की कोशिश करता है। र्यूमेक्स में असाब सर्दी को बहुत बुरा मनाते हैं, नर्व जो चेहरे की हैं या दूसरी, और इस लिहाज से एक और दवा बड़ी इसमें इफेक्टिव है, याद है आपको? मैं पढ़ा चुका हूँ, हैं? नहीं, एकोनाइट तो आगाज के हमले की दवाई बस। क्यों चीज तुम्हें याद आ रही है मालूम होता थोड़ी सी? हाइपेरिकम और संफाइटम में से नहीं, वो तो नर्व्स की दवाएं वैसे हैं। सर्दी को बहुत बुरा मनाने वाली दवाएं जो चेहरे पर सर्दी पड़ती है और असाबी दर्दें शुरू होती हैं, 2-3 और भी हैं ऐसी। मैकफास बिल्कुल ठीक है, सिलीशिया है, मैकफास है, और इरिटेशन का जहां तक तब इससे इरिटेशन पैदा होती है। र्यूमेक्स का मरीज तकलीफ से ज्यादा इरिटेशन महसूस करता है, वो नक्सवामिका में बहुत नुमाया है। बस असाबी दर्दों में या नर्व्स की दर्दों में अगर सर्दी नुकसान पहुंचाती हो नुमाया तौर पर,
उसका बद असर ज़ाहिर हो, तो मैकफॉस और सिलिशिया को भूलना नहीं चाहिए। उसके अलावा र्यूमेक्स भी उन्हीं दवाओं में से है और नक्सवामिका भी। अगर तबीयत में कुछ चिड़चिड़ापन पैदा हो जाए, इससे गुस्सा आए सर्दी से, बाज़ बेचारों को खांसी के वक्त, जैसे मुझे भी खांसी आई है मगर वो बीमारी नहीं है, खांसी के वक्त ख्वातीन में अक्सर मुझे लोग बताते हैं मरीज, मर्दों में तो कभी एक दफ़ा किसी ने बताया था सिर्फ, क्यों जी कितना वक्त रह गया है, पेशाब खता हो जाता है खांसी के साथ। वक्त तो आपका जितना मर्जी ले लें, लेकिन 1 घंटा 1 मिनट हो गया। अच्छा ठीक है, पेशाब खता हो जाता है खांसी से, और उसमें ये बहुत र्यूमेक्स बहुत अच्छी दवा है। क्यों श्री बेगम, आपने क्या कहना है? कॉस्टिकम बताई थी एक दफा। कॉस्टिकम में मैंने कहा था कि कंट्रोल कम हो जाता है, फालजी इलामतें होती हैं, और जो गोल हिस्से होते हैं ना असाब के, क्या कहते हैं उनको, स्फिंक्टर, हाँ स्फिंक्टर, उनमें फालजी असर की वजह से पेशाब का कंट्रोल कम हो जाता है। लेकिन ये जो दवाई है ये सिर्फ खांसी से इसका ताल्लुक है, वैसे नहीं। ये अजीब बात है कि सिर्फ खांसी के वक्त पेशाब खता हो तो फिर ये दवा उसमें मुफीद है। अगर खांसी के साथ जिस्म की दर्दें बहुत हों तो ये ज्यादा गहरी दवाएं चाहती हैं। आर्निका भी मुफीद है, पायरोजेनम भी, अगर इन्फेक्शन का सेंटर हो कहीं और वो खून में जा रही हो इन्फेक्शन। फिर आर्सेनिक भी है, लाइकोपोडियम, पल्स्टिल्ला, ये सब वो दवाएं हैं जिनमें खांसी के साथ जिस्म की दर्दों का कॉम्बिनेशन मिलता है। बाकी इंशाल्लाह कल कहते हैं वक्त हो गया, जो कि चंद मिनट ऊपर हो गए हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।